गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हम सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम करने वाले हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके कॉन्सेप्ट की एक अलग वीडियो आएगी एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के वो क्वेश्चन डिस्कशन चालू कर रहा हूं। ओके। आप लोग वेट कर रहे होंगे, एक दो दिन से वीडियोस नहीं आ रही है। वो थोड़ा सा रिजल्ट को लेके मेरा भी माइंड इधर उधर ही हो रखा है, तो उसके कारण। बट सी, लेट्स बिगिन। और अपन शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर से, दैट इज द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का ग्लिम्स मैं आपको देते जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अपन पहले चलते हैं इंडेक्स के ऊपर। तो इंडेक्स में मैं सभी क्वेश्चंस का आपको ओवरव्यू दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन और कहाँ से आ रहा है, एंड देन फिर अपन चलते हैं यहाँ पे वापस से। सो इंडेक्स होगा अराउंड मेरा पेज नंबर 15 के आसपास। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी and agriculture, employee benefit, provision, income tax, forex rate, EPS, ऑपरेटिंग सेगमेंट, एंड ये रहा हमारा अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईसीए के पर्पज से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं। ओके, साथ में या साथ में मैं आपको यहाँ पे एक बार ग्लिम्स भी दे दूंगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हमें अच्छे से आने ही चाहिए और कौन कौन से एग्जाम में आ भी रखे हैं ऑलरेडी। तो ये फर्स्ट से लेके 10-11 तक जितने क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूँ, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से भी, और इन पे ही अभी तक क्वेश्चंस बना हुआ है। ओके, तो लेट्स गो थ्रू द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ए लिमिटेड का क्वेश्चन आ रखा है, जिसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट करना है। किसके अंदर? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, जो कि अपन इंडियस 109 के अकॉर्डिंग हमें इसका ट्रीटमेंट करना होगा। ओके, यहाँ पे कौन कौन से इंडियस पिक्चर में आते हैं? 32, 107 एंड 109। ओके, 32 है वो आपका डिफाइन कर दिया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड इक्विटी, इन सबको डिफाइन करता है 32। ओके, 107 में जाता है डिस्क्लोजर का पार्ट कि इंडेक्स 109 का डिस्क्लोजर कहाँ कहाँ जाएगा। ओके, एंड 109 जो है वो बताता है आपको रिकॉग्निशन कैसे होगा फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटीज का एंड इक्विटी का, एंड उनका मेजरमेंट कैसे होने वाला है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जब अपन रिकॉग्नाइज करेंगे तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए जो कोई कॉस्ट हमें लगी होगी, तो इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है। ओके, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल एसेट हो, चाहे फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो, या फिर इक्विटी हो। तो उसी के लिए ये पहला क्वेश्चन है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट की आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। सेकेंड आता है अपना कि मेटालिक्स लिमिटेड और कास्ट लिमिटेड है, उसके अंदर 19% स्टेक है, कंट्रोल है, वो अभी एक्सरसाइज नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। थर्ड एबीसी बैंक का है, जहां पे टारगेट लिमिटेड की फेयर वैल्यू दे रखी है कि इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा लोन प्रोसेसिंग फीस का। क्वेश्चन नंबर 4 है वो ए लिमिटेड के ऊपर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग, जहां पे जेड लिमिटेड है वो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है वो देती है। तो बताओ किस तरह से वो इसका सेटलमेंट करेगी, अकाउंटिंग कैसे करेगी। ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ओके, ये वाले दो स्पेशल केसेस होते हैं अपन, मतलब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे अपन निकालते हैं ना, इनकी कैलकुलेशन तो वैसे ही होती है, लेकिन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपन एक लायबिलिटी कंपोनेंट निकालते हैं और एक इक्विटी। तो यहाँ पे जब लीज ये डिपॉजिट वाला दे रखा हो आपको लीज के अगेंस्ट में, तो फिर वो प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस हो जाता है और वो ओवर द पीरियड को मैच करते हैं अपन। ठीक है, ऐसी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने दी हो एम्प्लॉइज को, ओके, तो वहां पे वो फिर प्रीपेड एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस हो जाता है, तो अपन उसको ओवर द पीरियड है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई बात नहीं, अगर मेरी बात अभी समझ नहीं आ रही है तो क्वेश्चन अभी आने वाले ही हैं इनके। अभी अपन एक बार समरी देख रहे हैं सिर्फ, क्वेश्चन इसके बाद में उठाएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है वेल कंपनी लिमिटेड का, उसने अपनी सब्सिडाइज्ड लोन दिया है, तो आपको यहाँ पे निकालना है कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू क्या है, मतलब कि लायबिलिटी एंड इक्विटी की वैल्यू निकालनी है सेपरेट सेपरेट। यहाँ पे के और वाई के दो कंपनीज है। ओके, के है वो होल्डिंग कंपनी होगी और ये सब्सिडरी है और वो इसे इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। तो उसके अंदर दो तीन स्पेसिफिक सिनेरियोज है जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें पूछा है इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग। ऐसे ए लिमिटेड ने आरबीसी बैंक से बोरो किया था, तो बताओ क्या ये जो बोरो किया है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी क्या?
और बाद में क्या होगा, लाइक 1 ईयर में बोरो किया है एंड 5th ईयर या 6th ईयर तक चलेगा, 5 ईयर में ये डिफॉल्ट कर जाएगी, डिफॉल्ट करेगी, फिर 6 ईयर के एंड में आके पे करेगी। तो यहाँ पे जो 6 ईयर के एंड पे अमाउंट पे कर रही है, ये वन टाइम सेटलमेंट होगा इसका, तो क्या इसको ये लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर क्वेश्चन है। देन आता है ए लिमिटेड आरबीसी बैंक है, वो अकाउंट्स करेगी, कैसे करेगी, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को। ऐसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा आपको। ऐसे ही ए लिमिटेड ने सप्लायर को एक्सपेंशन के रिगार्डिंग है, वो क्या दिया है, अमाउंट लेंट किया है 2 करोड़ रुपए का, तो वो कैसे करेगी, ये दोनों को आपके लॉस गिवन डिफॉल्ट के ऊपर है। ओके, जहां पे आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना होता है, ये सब इनको मल्टीप्लाई करके होता है, आप जब वहां पे देखोगे क्वेश्चन में 1 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बोलता है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी आपको जनरलाइज करना है इम्पेयरमेंट एंड सेल ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, डी रिकॉग्निशन कैसे होगा, डेब्ट फैक्टरिंग का अरेंजमेंट एग्रीमेंट कैसे होगा, अपफ्रंट फीस कैसे आएगी, अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे आएगी। ओके, यह सारी आपको बनानी पड़ेगी। सी क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स है, इन दोनों के अंदर है, वो अलग अलग स्ट्रिप के अंदर है, वो क्या करना पड़ेगा, आप एज ए बैंक हो ये ट्रीट करके चल रहा है, और आपने इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट अपना कुछ पार्ट है वो किसी और को बेच दिया है, तो जो बचा हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना है, और जो बेचा है उसको फेयर वैल्यू के अंदर अलोकेट करना है, तो कैसे करोगे आप, ये वो वाला क्वेश्चन था। उसके बाद में बाकी सारे नॉर्मल सेम यही है, ट्रेड डेट अकाउंटिंग सिस्टम एंड सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग सिस्टम का है। ओके, देन आपका वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इक्विटी कंपोनेंट निकालनी है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, कई जगह पे आपको पूरी डिटेल अकाउंटिंग दिखानी है, मतलब स्ट्रीम दिखानी है कि भाई कैसे कैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे आप पीएनएल के अंदर। कई कई क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोनों कैलकुलेट करना है थ्रू कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, अगेन कन्वर्टिबल मतलब कि उनको आप इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो, तो ये जितने भी कन्वर्टेबल होते हैं उनमें बेसिकली क्या मेन पर्पस होता है इनका, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी दोनों की वैल्यू निकालनी मेन मेजर पॉइंट होता है, और इसी के साथ में कई क्वेश्चन में आईआरआर भी कैलकुलेट करना पड़ता है। सी आगे फिर ये नोट्स टू अकाउंट्स के पर्पज से लोन नोट्स लिखना आपको, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या एडजस्टमेंट होगा। ओके, ये बोरो करती है सीएफटीएच बैंक से, ये फर्स्ट डेरिवेटिव 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 डेरिवेटिव। ओके, तो ये 4-5 क्वेश्चन है वो सारे के सारे डेरिवेटिव के ऊपर है, आज तक एग्जाम में नहीं आया लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, आने चाहिए आपको अगर आ जाता है तो। वैसे अगर ये आया भी ना एग्जाम में तो आपका इतना माइंड नहीं चल पाएगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी होता है, लेकिन हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना 2-3 बार तो हो जाएगा। लोन अगर रीपेबल ऑन डिमांड है तो आप उसको कैसे क्लासिफाई करोगे। ओके, बुलेट में रीपेमेंट हो रहा है प्रिंसिपल का तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, एम्बेडेड डेरिवेटिव, एक्सचेंज डिफरेंस का, एंड ये 2-3 भी आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस है, ये सारा हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 43 क्वेश्चंस देखने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको दिया है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब अपन चलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1 है आपके फ्रंट में, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है आपसे कि ए लिमिटेड जो कंपनी है ना, उसने 10,000 रुपए के क्या किए हैं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है सी लिमिटेड के। ग्रेट, कब किया था, 15 मार्च को। ओके, जो इसके ऊपर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई इसको वो 500 रुपए आई, मतलब कि मैंने शेयर मार्केट में गया सी लिमिटेड के स्टॉक खरीदे 10,000 रुपए के, जिसमें 500 रुपए की मेरी ब्रोकरेज लग गई। ओके, तो अल्टीमेटली मेरे को कितने में पड़े ये शेयर्स, 10,000 और 500 रुपए में पड़े। तो जो फेयर वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की वो 11,200 है। अब 15 मार्च को मैंने खरीदा, ओके, तो उस दिन मैं कितने पे रिकॉग्नाइज करूंगा, 10,000 पे या 10,500 पे। तो सिर्फ यहाँ पे हमें देखना है कि एंटिटी कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर रही है। जब भी एंटिटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाती है ना, तो उसके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। ओके, एक तो एफबीटीपीएल और एक एफबीटीओसीआई, और ये इररिवोकेबल ऑप्शन होता है। ओके, अगर यहाँ पे एंटिटी फर्स्ट ऑप्शन चूज करती है तो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाती है, डायरेक्टली पीएनएल के अंदर जाएगी। ओके, और अगर एफपीटीओसी है तो ओसी में जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे 500 रुपए कहाँ जाएंगे, अज्यूम किया है
कि यहाँ पे इन्होंने FVTPL चूज किया है, तो ये तो PNL में जाएगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और बची हुई जो इसकी फेयर वैल्यू में एडिशन है 10,000 से 11,200, मतलब कि 1,200 रुपए का जो प्लस हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो फेयर वैल्यू रिजर्व में जाएगा। अगेन ये किसके ऊपर है वो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे इसने माना है कि वो फेयर वैल्यू गेन है, ओके, वो PNL के थ्रू है, FVTPL है, तो FVTPL के अंदर उस गेन को लेके गया है। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू PNL, ओके, ये सिंगल एंट्री बताइए मैंने आपको 1200। इसने क्या किया, दो बना दिया, इन्वेस्टमेंट तो डेबिट हुआ 1200 से टू फेयर वैल्यू गेन एंड देन फेयर वैल्यू गेन डेबिट टू PNL अकाउंट, ओके। और ये क्या हुआ, यहाँ पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 500 की, तो 10,500 बैंक से गया एंड PNL के अंदर ये वाला अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। डन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ओवर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्रीटमेंट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट पूछा था बस आपसे। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो है हमारा मेटालिक्स लिमिटेड का। मेटालिक्स लिमिटेड ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ किया है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी में किया है, जो कि कैस्ट्रॉल लिमिटेड है, जो कि 19% इक्विटी स्टेक होल्ड करती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सरसाइज नहीं किया गया है। इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख रुपए का हुआ था फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001। कितने में, 5 लाख का था, यानी कि 50 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, ओके। अब क्या हुआ, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ नहीं है, तो आप नॉर्मल अकाउंटिंग करते हो इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पे 45 रुपए आ गया, यानी कि 5 रुपए का गिरा है, तो मतलब कि क्या हुआ, आपको एक्सचेंज लॉस हो गया, सिंपल। इनटू कितना, 10,000 के ऊपर ही, तो यहाँ पे आपका आएगा, इसको भी 10,000 से करोगे तो 50,000 का डिफरेंस आ गया आपका, आया ना। और 50,000 से आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो डिफरेंस आया है, ओके, फेयर वैल्यू जो 30 जून को 45 रुपए हो गई, ये एक्सचेंज लॉस हो गया है आपको, तो आपको एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और एक्सचेंज लॉस कहाँ जाता है, हमेशा OCA के अंदर जाता है, ओके। तो फेयर वैल्यू लॉस हो गया आपको, तो इन्वेस्टमेंट हो गया 50,000 रुपए, और ये वाला फेयर वैल्यू लॉस चला जाएगा OCA में, तो OCA में ये यहाँ पे चला गया। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फिनिश, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। देन आते क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका कि ABC बैंक है, उन्होंने लोन दिया है कस्टमर को जिसका नाम है टारगेट लिमिटेड, जिसकी फिक्स इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम as for a 5-year terms and 12% per annum for a 3-year terms. Additionally, बैंक है वो चार्ज करती है प्रोसेसिंग फीस एट द रेट 1% ऑन प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। तो टारगेट लिमिटेड बोरो करती है लोन को इस तरह से 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए 5 साल और 3 साल के लिए। 5 साल के लिए क्या रेट थी, 12% की थी, एंड 3 साल के लिए क्या थी आपकी, सॉरी, यहाँ पे 10% थी और यहाँ पे 12% की इंटरेस्ट रेट थी, ओके। ये मार्केट इंटरेस्ट रेट ही है और इसके ऊपर वो ले रहे हैं, ओके। साथ में वो कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बोरो किया उसके ऊपर 1% की प्रोसेसिंग फीस है, यानी कि 10 लाख के ऊपर 10,000 की प्रोसेसिंग फीस है और 8 लाख के ऊपर 8,000 की प्रोसेसिंग फीस है। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर, आपके पास कितने पैसे आने वाले हैं, यहाँ पे 9,90,000 रुपए आएंगे और यहाँ पे 7,92,000 रुपीज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, राइट। तो इतना आपको नेट अमाउंट यहाँ पे मिलने वाला है इन दोनों केसेस में। तो ये पूछा आपसे, जब आप इनिशियल रिकॉग्निशन किस वैल्यू पे करोगे, तो आप इनिशियली इस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिजनेस मॉडल जो है इनका, ओके, बिजनेस मॉडल जो है, और प्लस आपका कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, बिजनेस मॉडल टेस्ट हो गया, एंड कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो है वो टेस्ट दोनों क्वालिफाई होते हैं, बिकॉज इनका जो बिजनेस है ना वो यहाँ पे क्या है, मेन इन्होंने लोन दिया है ताकि आप इंटरेस्ट अर्न कर सको और प्रिंसिपल अमाउंट को वापस से रिसीव कर सको, बस ये दो ही पर्पज है, कोई पर्पज नहीं है। इसीलिए ये किस पे जाएगा, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे जाएगा क्या। और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन अमाउंट होती है ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, वो आपके इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे जो भी आपकी वैल्यू प्रोसीड है उसी से एडजस्ट हो जाएगी, ओके। तो इसीलिए वो रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट टू अराइव द वैल्यू ऑन डे 1 अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन। तो 990 और 792 है वो आपकी वैल्यू आ गई, ओके। जो
एरिया यार आएगी ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो थोड़ी सी हाइयर होगी, बिकॉज यहाँ पे पहले 8 लाख और 10 लाख पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगी, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसीड है वो हमारी 9,792 में, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे ना तो यहाँ पे वैल्यू ये कम हुई है, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है वो, ओके, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, मतलब कि अगर ये मेरी बढ़ेगी ना इंटरेस्ट रेट तो प्रेजेंट वैल्यू गिरेगी, और वही प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही है ना तो फिर इंटरेस्ट रेट मेरी गिरेगी। ओके, इस केस में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख से 792 यानी कम हुई है, तो इंटरेस्ट रेट मेरी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। सी, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, और प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सी, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि जब यहाँ पे कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, ओके, कंपाउंड कैसे है कि यहाँ पे रिडम्पशन का आपको बोला हुआ है, ओके, साथ साथ में रिडम्पशन का आपको बोला है, रीपेमेंट नॉन कम्युलेटिव है, मतलब कि इसमें आपका कोई भी डिविडेंड इकट्ठा नहीं होगा, और साथ में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ओके, रिडीम जो होंगे, ओके, वो आपके हो रहे हैं ये रिडीम हो रहे हैं आपके 5 सालों बाद में, लेकिन यहाँ पे इक्विटी का कंपोनेंट क्या है, सी, यहाँ पे नॉन कम्युलेटिव मतलब मेरी डिविडेंड पे करने की ऑब्लिगेशन नहीं है, साथ में जो डिविडेंड की रेट है ना वो भी 0.01% है, ये 0.01% यानी कि नहीं है, कोई नेग्लिजिबल है ही नहीं यहाँ पे कोई रेट ही, तो मतलब इनके इंटरेस्ट देने की कोई इच्छा ही नहीं, मतलब इन्होंने पैसा उठाया मार्केट से, लेकिन यहाँ पे ये पे कुछ नहीं करेंगे, और 5 साल बाद में जो प्रिंसिपल है वही रिफंड कर देंगे, तो अल्टीमेटली 5 साल तक इसका बेनिफिट एंजॉय करेंगे, जो बेनिफिट एंजॉय करेंगे ना वो इक्विटी माना जाएगा, तो उसको सेपरेट हमें करना पड़ेगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 10 करोड़ रुपए वो हमें दे रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 सालों का क्या है 0.56743, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,67,43,000 रुपीज है वो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा लाइबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा। और अगर इसे मैं 10 करोड़ से रिड्यूस कर दूंगा तो 4 करोड़ करके कुछ है वो मेरा इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा, जो कि मैं अभी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। ओके, तो सी, यहाँ पे 5,67,00,000 रुपए वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अकॉर्डिंग ये लोन कंपोनेंट ही माना जाएगा, इसके ऊपर हर साल 12% से इंटरेस्ट चढ़ेगा। ओके, और ये जो 432,57,314 आया है ये मेरा क्या है, ये मेरा इक्विटी का कंपोनेंट है जिसे मैं डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करूंगा। अब जैसे आपने लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट को फाइंड आउट तो कर लिया, आपने इसको फाइंड आउट तो कर लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो लायबिलिटी कंपोनेंट है उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल करके दिखाना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मतलब कि आप इसको कैसे 5 साल से आपने इसको डिस्काउंट किया ना तो आपकी ये वैल्यू आई है, तो अब आपको इसको 5 सालों तक आगे तक अनडिस्काउंट करना पड़ेगा, या फिर इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग करना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये वापस 10 CR तक पहुंचती है। ओके, तो यहाँ पे यही है, 5 करोड़ की वैल्यू आपको दे रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट आप हर साल 12% से चढ़ाओगे। ओके, ये वाला इग्नोर भी कर दो, कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में क्या होता है, ईयर पहला कॉलम होता है, फिर आप ओपनिंग वैल्यू लेते हो, उस ईयर की ओपनिंग वैल्यू क्या आ रही है जो कि ये वाली आएगी, देन उसके ऊपर उस साल का इंटरेस्ट चढ़ेगा, एंड देन उसका आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, वो कैसे आएगा, ये प्लस ये, यहाँ पे अगर कोई रिसिप्ट या पेमेंट भी होता है ना तो वो रिड्यूस हो जाता है अमाउंट। ओके, तो इसी तरह से नॉर्मली चलता है, और फिर आगे कंटिन्यू 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 ऐसे करके लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये आपका 1 करोड़ का अमाउंट, जो 10 करोड़ का अमाउंट जो इनको पे करना है ना उससे मैच हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता, मतलब 2 चीजें हैं, पहला आपको लायबिलिटी प्लस इक्विटी की वैल्यू निकालना है, सेकंड में आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है। ओके, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ये एक बार रट लेना चाहिए, पहले कॉलम में ईयर लेना, दूसरे में ओपनिंग लेना है, तीसरे के अंदर इंटरेस्ट चढ़ाना है, चौथे में रिसिप्ट या पेमेंट, एंड पांचवें में क्लोजिंग, बस ये 5 ही कॉलम आते हैं। ओके, ये किस किस चैप्टर में आता है, ये हमारा 109 में आता है, 116 में भी आता है बहुत जगह पे। ओके, 115 में भी आ जाता है कई बार, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद में इसको जर्नलाइज करना है, तो सी, इक्विटी भी डेबिट किया, प्रेफरेंस भी डेबिट किया, इतना इतना। अभी किसकी बुक्स में है, ये बुक्स है इनकी जो कि खरीद रहा है। ओके, जो कि प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा है ना, मतलब जिसने कंपनी को ऐसे प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब किया है, तो उसकी बुक्स में है कि भाई उसके लिए दोनों एसेट हो गई है,
टू बैंक हो गया, और वही अगर सामने वाले में करता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ये हो जाता। एंट्री सेम है, बस उल्टी एंट्रियां हो जाती है। ओके, और हर साल पे ऐसे इंटरेस्ट इनकम इसके ऊपर चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, एंड एट द एंड है वो आपका ये वाला अमाउंट इतना ही आ जाएगा, और ये अमाउंट पेड हो जाएगा टोटल। ओके, ये था 5 सालों की पीरियड की अकाउंटिंग आपको दिखा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन 4 हमारे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लीज है एंड कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट आपको बोल रखा है, तो जनरलाइज करना है। यहाँ पे जनरलाइज कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सी सिक्योरिटी डिपॉजिट के केस में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन को एक बार समझिए। सिक्योरिटी, आप एक बंदे हो, ओके, और सामने वाला भी एक बंदा है, ओके। आप इसके पास गए कि तेरी वो जो जमीन है ना, वो जमीन मुझे दे दो, ये वाली जो जमीन है ये जमीन मुझे दे दो, कितने के ऊपर, लीज के ऊपर दे दो। ओके, उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ, कंडीशन ये कि 1 करोड़ रुपए हर साल का भाड़ा रहेगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके, तो फिर वो आपको लीज दे रहा है कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। लेकिन वो कहता है रुको, आपको मुझे ना पहले 1 करोड़ रुपए है वो किसके देने पड़ेंगे, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ेंगे। जब आप 5 साल बाद में छोड़ के जाओगे तो वो डिपॉजिट आपको रिफंड हो जाएगी। तो ये जो डिपॉजिट है वो 5 साल तक उसके पास रहेगी। अब इस पर कोई वो इंटरेस्ट पे कर रहा है क्या, नहीं, वो यहाँ पे इस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा आपको। तो अल्टीमेटली वो 5 सालों तक आपका 1 करोड़ रुपए एंजॉय करेगा। ओके, और वो 1 करोड़ रुपए आपका 5 सालों तक एंजॉय करेगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको पे नहीं करना पड़ रहा है। अल्टीमेटली आप उसे इंटरेस्ट का भी जो अमाउंट है वो बेनिफिट में दे रहे हो। आप उसे बेनिफिट कितने का दे रहे हो, 1 करोड़ तो जो लीज का पेमेंट कर रहे हो वो, और प्लस 1 करोड़ के ऊपर एग्जाम्पल के लिए अगर 12% की भी रेट है तो 12 लाख रुपए का आप एडिशनली उसे क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट का बेनिफिट दे रहे हो। तो मतलब आप उसे 1 करोड़ का पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप उसे 1 करोड़ 12 लाख का कर रहे हो। ऐसा हमारा इंडेक्स 109 मानता है, तो इंडेक्स 116 मानता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो फिर इंटरेस्ट आएगा ना उससे भी हम क्या कर लेंगे, प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस की तरह मान के ओवर द 5 ईयर की लीज है, जितने ईयर की लीज होगी ना उतने ईयर के अंदर अपोर्शन कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी 10 लाख रुपए की, ओके, 10 लाख रुपए का वो पे करेगा हमें 5 साल बाद में। तो उस दिन का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.56427, यानी कि 5,67,427 रुपए आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। इस पे हम हर साल क्या करेंगे, इंटरेस्ट चढ़ाते जाएंगे, राइट। इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चढ़ाएंगे हम। ओके, और अल्टीमेटली 10 लाख में से 5,67 गए तो 4,23 करके जो भी वैल्यू आएगी, 4,23,000। ओके, ये राउंडिंग में लिखूंगा। तो इतनी वैल्यू मेरी क्या होगी। नॉर्मली कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आते थे वहां पे ये वाली अमाउंट इक्विटी होती थी, लेकिन अब यहाँ पे इक्विटी न होके ये क्या होगी, प्रीपेड लीज एक्सपेंसेस हो जाएंगे कि भाई हमने पहले ही ये लीज एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, और ये 1 साल से रिलेट नहीं करते हैं। ये जो अमाउंट है डिफरेंशियल अमाउंट, ये पूरे 5 सालों की है, तो हम इसे डिवाइड बाई 5 कर देंगे और हर साल इतना अमाउंट रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अभी के लिए सारा अमाउंट प्रीपेड लीज में चला जाएगा। हर साल इसमें से क्या करेंगे, जो उस साल का प्रोपोर्शन होगा उसके लिए प्रीपेड लीज को क्रेडिट कर देंगे, लीज एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। लीज एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड लीज, ओके। और कितने अमाउंट से, 1/5 अमाउंट से हम यहाँ पे इसको करेंगे। गॉट इट। मुझे नहीं लगता है इसके अंदर आपको अब और कोई दिक्कत आनी चाहिए। एक बार मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, सिंपल सा ही है। ओके, तो सी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 10 लाख का, 5 ईयर का टर्म्स, 12% की इंटरेस्ट रेट, 0.56, 567, 432, 573 आ गया। एंट्री क्या हुई, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने डेबिट किया, एसेट बुक किया 5,67,427 का, और डिफरेंशियल अमाउंट जो आया वो वाला आपने लीज एक्सपेंस में डाल दिया, जो कि ओवर द पीरियड अब आप क्या करोगे, उसको अमोर्टाइज करने वाले हो। ओके, और फिर हर एक साल उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी चढ़ती जाएगी। इसके लिए आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बना सकते हो, इसने बनाया नहीं है, आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दोगे ना तो नॉर्मली होगा क्या, यही वाली कैलकुलेशन आप वहां पे दिखा दोगे बस। ओके, एंड फिर अगले साल की भी आपको एंट्री करके इन्होंने दिखा दी है। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में स्टाफ वेलफेयर आ गया, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ चीजें डिफरेंट है। हाउएवर यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले केस में उन्होंने क्या किया कि 2 बंदे थे, उसमें से एक ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था और दूसरा बेनिफिट एंजॉय कर रहा था।
अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, एक तरफ एम्प्लॉयर है, दूसरी तरफ एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को लोन चाहिए तो एम्प्लॉयर या तो इंटरेस्ट फ्री दे रहा है या फिर कम इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो दोनों में वो उसको इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहा है। तो जो वो बेनिफिट दे रहा है ना एम्प्लॉय को, तो हम ये मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर ये भी तुम्हारी कॉस्ट है, ठीक है, तुम अल्टीमेटली एम्प्लॉय के ऊपर ये भी खर्चा कर रहे हो, ओके। और ये जो तुम कर रहे हो ये क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, वो भी प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर इसे 5 साल का लोन दिया है तो मतलब कि ये 5 साल का खर्चा यहाँ पे बुक होगा, ओके। और ये वाली वैल्यू ओवर द 5 ईयर आप मोटाइज करोगे इक्वली, ठीक है। सेम टाइप का चीजें हैं, एक बार क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर मेजर के लिए दे रखा है, वाई लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सम ऑफ मनी लैंड करेगी एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ये जो अमाउंट उन्होंने लैंड किया ना वो रीपे की जाएगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर फॉर प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। फॉर कंपेरेबल लोन्स वाई लिमिटेड ने है वो 16 लाख रुपए का अपने एक एम्प्लॉय को दिया 1 जनवरी 2001 को। सी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने वाली लाइक बातें क्या है कि अपन को यहाँ पे निकालना है कि हमारी जो हमने जो लोन दिया है ना लोन की वैल्यू क्या है, ओके। लोन की वैल्यू आखिर क्या है, और जो हमारा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है वो कितना है, तो वो हमें यहाँ पे निकालना हो। जैसे वहां पे निकालते थे अपन लाइबिलिटी और इक्विटी कितना है, तो यहाँ पे अपन को लोन की वैल्यू और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस निकालना है। और उसके लिए हमें यहाँ पे कैश फ्लो है वो चाहिए ही होंगे, क्योंकि अपन प्रेजेंट वैल्यू अभी तक तो क्वेश्चन में दे रखी थी कि टोटल ये वैल्यू और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, लेकिन अब अपन को कैश फ्लो निकाल के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो क्या आएगी, लोन एक्सपेंस आएगा अपना। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, विंडोज वन नोट आपको दिखाता हूँ मैं। सी यहाँ पे मैंने अगर किया भी हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नहीं है, मैं एक बार नीचे करके आपको दिखाता हूँ। सी यहाँ पे मैंने बनाया कि मेरे आखिर लोन की वैल्यू क्या है रियल में जो मैं अकाउंट फॉर करूंगा, ओके। तो लोन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा रुको ईयर, ओके। फिर मेरा कैश फ्लोज क्या रहने वाले हैं, ओके। कैश फ्लो के अंदर दो टाइप के, मेरे हर साल का मतलब जो भी मेरे को फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, ओके। फ्यूचर में क्या मिलेगा मेरे को, हर 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 इंस्टॉलमेंट में मेरे को कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट का मिलेगा, तो यहाँ पे टोटल हुआ, ओके। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लूंगा, ओके, एट द रेट कौन सी रेट से जो भी मार्केट रेट होगी, और यहाँ पे मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। सी अब मैंने यहाँ पे किया एज पर डाटा गिवन, ये बोलता है ईयर 1 2 3 4 एंड 5 है, और यहाँ पे ये भी दे रखा है 0.909 0.826 0.751 0.683 एंड 0.621, ओके। ये 5 सालों का आपको डाटा दे रखा है यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% क्या रहेगा। सी अभी बोलता है यहाँ पे कि ये रीपे किया जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो सी यहाँ पे 16 लाख रुपए का लोन है, 16 लाख रुपए का लोन अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा तो कितना आएगा, 16 लाख डिवाइड बाई 5 यानी कि 3,20,000 रुपीज, ओके। तो 3,20,000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिया, ओके। और यही मेरा हर साल इतना अमाउंट पे होगा प्रिंसिपल के टुवर्ड्स पे। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, मतलब हर साल मैं इतना इतना प्रिंसिपल रीपे करता जाऊंगा, तो जो कंपनी है उसको इतना इतना प्रिंसिपल का अमाउंट हर साल मिलता जाएगा। अब इंटरेस्ट का कितना मिलेगा, इंटरेस्ट की रेट क्या है यहाँ पे 10% पर एनम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। लेकिन ये यहाँ पे 5% पे ही लैंड कर देते हैं, तो 5% पे लैंड करते हैं तो इंटरेस्ट एट द रेट 5% लेना पड़ेगा। जो पहला ईयर होगा, ओके, पहले ईयर तो ये पूरा रुपए यूज करेगा मेरा 16 लाख का 16 लाख, तो 16 लाख में 5% कितना हुआ, 80,000 रुपए का मेरा इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगले साल के लिए 16 लाख में से 3,20,000 तो मैंने पहले साल में पे कर दिए, तो बचा कितना, मैंने 12,80,000 यूज किया, तो उस पर 5% कितना होगा मेरा 64,000 रुपीज, ओके।
फिर मैंने फिर से 16 लाख माइनस 3,20,000 माइनस 320, तो इतना मैंने पे कर दिया। तो 9,60,000 यूज कर रहा हूँ तीसरे साल में मैं, मल्टीप्लाई बाई 5% यानी कि 48,000। ओके, ऐसे ही 48,000 अगले साल के लिए हुआ 32,000 एंड उसके अगले साल के लिए हुआ 16,000 रुपीज। ओके, तो ये मेरा इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया। यहाँ पे मैं इसका टोटल कर लेता हूँ, दैट कम्स टू 4 लाख। ओके, ये हो गया मेरा 3,84,000 रुपीज। ये मेरा कितना हो गया 3,68,000 रुपीज। ये कितना हो गया 3,52,000 रुपीज एंड ये कितना हो गया 3,36,000 रुपीज। ओके, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब अपन इसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, पहले साल का आ गया 3,63,600 रुपीज, 0.826 मल्टीप्लाई बाय 3,84,000, ये हो गया 3,17,184.751 इंटू 3,68,000, ये हो गया 2,76,368 रुपीज, 0.683 मल्टीप्लाई बाय 3,52,000 एम प्लस ये हुआ मेरा 2,40,416 रुपीज, 0.620 मल्टीप्लाई बाय 3,36,000, ये आ गया मेरा 2,08,320। ओके, तो अब इन सब का टोटल कितना हो रहा है वो मुझे यहाँ पे लेना है, दैट कम्स टू 14,05,388 रुपए। ये मेरा क्या हुआ टोटल यहाँ पे आ गया। तो कोई डाउट इतने पोर्शन तक नहीं होगा एज ऑफ नाउ। तो सी यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, लोन की वैल्यू निकाली है कि जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। लोन की वैल्यू कैसे निकाली, जो भी मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। ओके, यहाँ पे अपन प्रेजेंट वैल्यू जो निकालते हैं ना, मतलब फ्यूचर में या तो जो देना पड़ेगा तो वो लायबिलिटी हो जाएगा, और जो मिल रहा है मतलब कि वो एसेट है। तो जो भी मेरे को फ्यूचर में मिलेगा या देना पड़ेगा, ओके मिलेगा, वो मेरी कितनी होती जाती है, वो मेरी फाइनेंशियल एसेट कहलाती है, और ये हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे लेनी होती है। तो मैंने यही कहा कि जो कंपनी है जिसने लोन दिया उसे फ्यूचर में ये पेमेंट मिलने वाले हैं, और इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, ओके इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, ओके ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये 14 लाख, ये मेरी क्या होगी फाइनेंशियल एसेट हो जाएगी। अगर इसे मैं 10% से इंक्रीज करता जाऊंगा और हर साल इतना इतना पेमेंट रिसीव करता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी लोन के अमाउंट के इक्वल पहुंच जाएगा। लेकिन उन्होंने लोन दिया कितना है, टोटल लोन दिया उन्होंने 16 लाख रुपए का। ओके, लोन की वैल्यू कितनी थी 16 लाख रुपए का। ओके, मैंने कहा माइनस लोन जो हमने कैलकुलेट किया फाइनेंशियल एसेट की तरह वो है 14,05,388 रुपए। तो कितना डिफरेंस बचा यहाँ पे, डिफरेंस बचा माइनस कर देगा मैं 16 लाख रुपए से, तो यहाँ 1,94,112। ये इतना रुपए मेरा क्या आया, ये मेरा आ गया कि मैंने एक तरह से इतना बेनिफिट दिया है किसको, एम्प्लॉइज को। ओके, बेनिफिट दिया है इंटरेस्ट का इतना एम्प्लॉय को। तो ये मेरी क्या होगी प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट हो गई है। क्योंकि ये जो 194 प्रीपेड क्यों है, क्योंकि ये 194 का जो मैं बेनिफिट दे रहा हूँ ना यहाँ पे, ये मैं उसे किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं दे रहा हूँ। ये 194 टोटल बेनिफिट की वैल्यू है, 16 लाख रुपए पे मेरे टोटल इतना ही आ रहा है। तो ये पूरा एक 5 सालों की वैल्यू है, और 5 सालों के अंदर ये क्या होने वाली है, ये अलोकेट होगी। तो डिवाइड बाई 5 करो आप इसे, मतलब हर साल मेरा 38,822 रुपीज है, वो मेरा क्या है इसकी कॉस्ट है। ओके, तो उसी हम आपको इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा राउंडिंग ऑफ के कारण थोड़ा सा डिफरेंस आया है। ओके, कोई बात नहीं, वो आप देख लेना। मेरा 14,05,000 था, ये 14,06,000 हुआ, वो ये राउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के कारण हुआ है। 3 20 प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट ये देखो यही आ रहा है, टोटल यही लिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन में शायद थोड़ा टोटल मिसमैच हुआ है। ये मेरा आ गया किसका वैल्यू है, ये मेरा आ गया यहाँ पे जो मेरा लोन अमाउंट है, ये फाइनेंशियल एसेट मेरी इस वैल्यू से रिकॉग्नाइज होगी। ओके,
तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया मेरे लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया, जो कि हर एक ईयर के लिए अब इन्होंने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बना के दिखा दिया। ओके, ये हमेशा क्या करते हैं अपन, ओपनिंग आ गया मेरा, ओपनिंग, ये मेरा इंटरेस्ट का कॉलम, ये मेरा रीपे का कॉलम, एंड ये मेरा क्लोजिंग का कॉलम। ओके, बस यही है कि हर साल मेरा इतना इतना बैलेंस बचता जाएगा और एट द एंड जीरो हो जाएगा। ओके, तो 14 लाख पे रिकॉग्नाइज करेगा, उस साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, ये किस रेट से है, एट द रेट 10% से। ओके, तो 10% से ये मेरा इंटरेस्ट चढ़ेगा हर साल ओपनिंग के ऊपर, उसमें से रीपेमेंट हुआ इतने का, क्लोजिंग ये आ गया, और पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल तक ये चलेगा, पूरा बनेगा आपको। एंड यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा कि भाई ये वाला जो मतलब लास्ट में जो थोड़ा वो डिफरेंस आएगा ना, वो इन्होंने कह दिया कि राउंडिंग ऑफ के कारण है। इसकी फिर जनरल एंट्री भी बता दी कि स्टाफ लोन तो हमने दिया था 16 लाख रुपए का, तो बैंक 16 लाख रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इसमें से ही निकाल के 193 हमने क्या कर दी, स्टाफ लोन को फिर से क्रेडिट कर दिया, डेबिट किया था तो क्रेडिट कर दिया 193,728 से, और 193,728 को अगर आप 5 साल में डिवाइड कर दोगे तो 38,746 कुछ रुपए आएंगे, जो कि हर साल में क्या करूंगा, स्टाफ कॉस्ट रिकॉग्नाइज करूंगा। गॉट इट, स्टाफ लोन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एंड टू इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा इतनी ही अमाउंट से। तो ये आपको एंट्रीज यहाँ पे पूछी थी और सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको आना चाहिए, और एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, वो अभी तक आईसीआई ने पूछे हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7, व्हील कंपनी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सब्सिडाइज लोन दिया है अपने एम्प्लॉयज को। अगेन यहाँ पे भी एम्प्लॉय को लोन दिया है, बस स्पेशल चीज क्या है, स्पेशल चीज यहाँ पे आ रहा है ये वाली चीज, ये जो वर्ड है ना प्री पेमेंट वाला, इसने बहुत हल्ला मचाया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जो प्री पेमेंट वाला ये प्रोविजन है ना, ये वाला सबसे थोड़ा आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन, ये जो मटेरियल है, ओके, मतलब सेम कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन ये प्री पेमेंट वाला और ये इंटरेस्ट रेट पहले 4% था एंड देन 6-7% था, तो इस चीज ने थोड़ा हवाला मचाया, बट ठीक है, ओके, इसमें इतना ज्यादा भी वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट रेट क्या रहेगी कंपेरेबल लोन की, वो 12% पर एनम रहने वाली है, एंड ये जो है टेबल वो शो करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअली एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। मतलब क्वेश्चन है ना काफी वर्किंग आपको खुद से कैलकुलेट करके दी है। सी आप क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो यहाँ से, यहाँ पे कंपनी उसने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, लोन दिया है वो 10 लाख रुपए का लोन दिया है। ओके, 10 लाख रुपए का लोन दिया है, तो कंडीशन क्या है लोन की कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना है, पहले 4 लाख रुपए तक तो आपको देना पड़ेगा 4% की इंटरेस्ट रेट से। ग्रेट, अच्छी बात है। एंड देन उसके बाद में अगर आप 6 लाख रुपए तक लेते हो तो वो आपको पड़ेगा 7% इंटरेस्ट से। मतलब कि 10 लाख का मुझसे लोन लो आप, पहले 4 लाख के ऊपर आपको 4% मुझे पे करना है, और बाकी बचे हुए 6 लाख पे आप मुझे क्या करोगे, 7% की रेट से इंटरेस्ट आप मेरे को पे करोगे। ओके, ये स्टार्ट हुआ है 2001 की जनवरी 1 से और 5 सालों तक चलेगा। साथ में आपके पास में ऑप्शन है कि आप जब चाहो मुझे प्री पेमेंट कर सकते हो, आपके पास पैसे आ जाए आप मुझे ला के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक समझ में आ गया। अब अपन इसके अकाउंटिंग कैसे करते, कोई बात नहीं, अभी अपन को ये निकालना पड़ता एंटिटी किस पे रिकॉग्नाइज करेगी, जो भी उसे फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में क्या मिलता है, 4 लाख पे तो 4% की इंटरेस्ट रेट अगले 5 सालों तक। ओके, और नेक्स्ट 6 लाख के ऊपर अगेन 7% की इंटरेस्ट रेट अगले 5 सालों तक। लेकिन अभी हमें यहाँ पे देखना है कि प्रीपेमेंट ये कैसे कर रहा है। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे हो जाएगी। मतलब अगर 10 लाख रुपए आपका टोटल लोन अमाउंट है, तो 5 साल के अंदर आपको डिवाइड करना है, तो यानी कि 2 लाख रुपए आपके हर साल यहाँ पे क्या होंगे, रीपे आपको करने पड़ेंगे। गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपका पे हो रहा है। ग्रेट, अब यहाँ पे 2 लाख रुपए अगर मेरा पर एनम अमाउंट है, 2 लाख रुपए अगर मेरा पर एनम अमाउंट है, तो मतलब कि मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बताओ पहले मैं 4% वाला इंटरेस्ट कम करूंगा या 7% वाला, ऑब्वियसली 7% वाला इंटरेस्ट पे करूंगा, कम पे करना चाहूंगा। तो पहले 3 साल में, क्योंकि 6 लाख अमाउंट है ना, तो पहले 3 साल में तो मैं ये वाले 6 लाख पे कर दूंगा, तो फिर अगले 2 साल में मेरा सिर्फ 4% के इंटरेस्ट रेट से लगेगा, और पहले 3 सालों के अंदर दोनों से 7% से भी और 4% से भी इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली, अगर अपन को इतना ही डाटा दिया होता तो
अपन क्या करते, ईयर का कॉलम बनाते, ओके, फिर प्रिंसिपल का, फिर इंटरेस्ट एट द रेट 4%, फिर इंटरेस्ट एट द रेट 7%, कितना हुआ टोटल लेते सारा, ओके, और जो भी है उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या यूज करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो हमें इंटरेस्ट रेट लेनी पड़ेगी। तो ये बोल रहा है कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना कंपेरेबल लोन की, वो 12% पर एनम है, तो 12% की इंटरेस्ट रेट से मैं उसको डिस्काउंट करता हूँ, ओके। अब इन्होंने यही आगे आपको करके दिखाया है। वेट ए मोमेंट, शायद लाइट गई।